हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो RCIT का चैप्टर नंबर 7 है, जो कि खाली हमने इसके अंदर आपके सामने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर किया है। अगर आपको हमारे वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें ज़रूर से एक लाइक कीजिए इस वीडियो के ऊपर, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आपको RCIT से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट अब जो वीडियो आने वाले हैं वो RCIT के प्रैक्टिकल्स जो भी आपको सीखना चाहते हैं उसके ऊपर भी जल्द से जल्द अब हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस भी आएंगे। तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 7, राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं, जो कि आपको इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान में ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना, जो कि ई गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जो कि आपको सरकार ने कुछ इनके सिस्टम बनाए गए हैं, जो कि सिस्टम बनाए गए हैं जो कि आपको कुछ कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं, जिनको आपको याद रखना है। उनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, जो कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, जो कि G2C है। ऐसे ही गवर्नमेंट टू बिजनेस है, जिसका नाम है G2B। ऐसे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जिसको G2E बोलेंगे। और जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, जिसे हम G2G बोलेंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ सरकारी सेवाएं हैं जिनको कुछ सिस्टम के अंदर डेवलप किया गया है, और उनको कुछ कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है, जिनका नाम आपको यहाँ पर याद भी रखना है और समझना भी है कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यहाँ पर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इसको बनाने का उद्देश्य क्या है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाएं जो भी सरकार द्वारा दी जाती है वो एक तरीके से फास्ट हो, अकाउंटेबल हो और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका कार्य हो। इसका निर्माण ई गवर्नेंस के लिए इसलिए किया गया कि जो भी सेवाएं हैं नागरिकों तक जो पहुंचाई जा रही है वो एकदम फास्ट तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंचाई जाए। अब इसमें बता रखा है ई गवर्नेंस राजस्थान के प्रशासन और प्रशासनिक सुधार एजेंडे को तैयार किया गया है, जो कि आपको यहाँ पर बता भी रखा है कि एक फ्रेमवर्क है, एक आर्किटेक्चर बना रखा है, जो कि अपनी सभी चीज़ को शेयर करके मानक आधारित अंतर संचालनीयता और नागरिकों को सरकार का एक सीमलेस व्यू यानी निर्बाध रूप पेश किया जाता है, जो कि राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार की विशाल क्षमता को पहचानता है। अब यहाँ पर आपको नीचे इनके कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुँच करना। इट मीन्स यहाँ पर दे रखा है कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि नागरिकों को वह सभी सेवाएं प्रदान करना जहाँ से नागरिक का जन्म हुआ है और मृत्यु हुआ है, जब तक का जो सभी सेवाएं जो नागरिकों को ज़रूरत है वो ई गवर्नेंस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। सरकार में सादगी और कार्यक्षमता व जवाबदेही ही हो। इसका मतलब यहाँ पर यह दे रखा है कि ई गवर्नेंस का असली उद्देश्य यह है कि सरकार की जो भी कार्यप्रणाली है वे एक तरीके से उसको सरल बनाना, वह सरकार के निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी और सरकार के सभी विभागों की कार्यक्षमता में एक तरीके से वृद्धि हो। तो यानी सभी काम एकदम आपके लिए बिल्कुल फास्ट हो, इफ़िशिएंसी के साथ हो। तो यहाँ पर इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसके बाद में थर्ड जो पॉइंट दे रखा है कि शासन की विस्तारित पहुंच होना, यानी संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास और प्रशासन में उसके अंगीकरण यानी अडॉप्शन से सरकारी सेवाओं को नागरिकों के द्वार तक लाने में मदद मिलती है। सरकार की पहुंच इस वृद्धि से शासन की प्रक्रिया में नागरिकों को बेहतर भागीदारी संभव होती है। तो यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स बता रखे हैं कि ई गवर्नेंस क्या होती है और ई गवर्नेंस के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर याद रखना है, और ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है और ई गवर्नेंस के मुख्य लाभ आपको बस यहाँ पर याद रखना है कि कौन कौन से होते हैं। अब इसके बाद आता है राजस्थान में ई गवर्नेंस के मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने पॉइंट्स बता रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिनको आपको समझना है। नागरिकों की सेवाओं के लिए पूरी तरह से स्वचालित सेवाएँ, जो आपको याद है कि भामाशाह है, ई मित्र है और एक राज्य संपर्क है। तो भामाशाह का अभी हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार में नाम हटा दिया गया है, तो आपको इस टॉपिक को आपको स्किप कर देना है, बिल्कुल भी आपको अपने सिलेबस के अंदर इसको काउंट नहीं किया जाएगा।
इसके बाद में ई मित्र तो अभी भी चालू है, तो ई मित्र के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ऐसे राजस्थान संपर्क क्या है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे, जो कि आपको पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है। ऐसी अगर सरकारी अधिकारियों के लिए, एक होता है सरकारी अधिकारी जिसकी गवर्नमेंट नौकरी होती है, और एक होता है नागरिक जो कि बिल्कुल प्राइवेट तरीके से अपना जो काम करता है, उनके लिए ई मित्र पर जाकर ही वो अपना सारे कार्य कर सकते हैं। ऐसे अगर सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके लिए सरकार ने एक HRMS नाम का एक पोर्टल भी तैयार कर रखा है, ई ऑफिस बना रखा है, IFMS बना रखा है, और ई प्रोक्योरमेंट बना रखा है, और ऐसे ही एक ई संचार भी बना रखा है। तो यानी आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आप आम नागरिक की तरह रहते हैं, तो आपको ई मित्र पर जाकर ही जो भी ई गवर्नेंस के जो भी कार्य है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आप सरकारी अधिकारी हैं, तो उनके लिए सरकार ने HRMS, ई ऑफिस, IFMS, ई प्रोक्योरमेंट, इन सभी चीज़ें गठित की गई हैं। इसके बाद में सरकार ने बता रखा है राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, यानी यहाँ पर, यानी इस नाम से कुछ चीज़ एक लॉन्च की गई है, जिसका यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर जो आपको 100 MBPS डेडिकेटेड कनेक्टिविटी से इंटरनेट मिलता है, 200 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल और एप्लीकेशन की होस्टिंग इसके ऊपर अवेलेबल है, जिसका नाम इन्होंने राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एंड नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सेंटर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट आता है राजमेघ, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखा है कि राजमेघ क्या होता है। तो राजमेघ आपका दी राजस्थान क्लाउड होता है, जो कि एक SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पास प्लेटफॉर्म एज ए प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पर दिया गया है, जो कि एक राजस्थान का क्लाउड होता है, जो कि एक ऑनलाइन अपनी स्टोरेज करके रखता है, जिसके राजस्थान मेघ के नाम से यहाँ पर राजस्थान सरकार ने डेवलप किया गया है। इसके बाद में आता है राजनेट, जिसका काम क्या होता है, ये राजस्थान का एक नेटवर्क है, जिसके ऊपर जैसे कि ग्राम पंचायत स्तर पर लैन, स्वान, ब्रॉडबैंड, ओवर द एयर, सैटेलाइट के माध्यम से एक सहज संपर्क की जो कनेक्टिविटी, जिसको जिनका नाम दिया है कनेक्टिविटी हम कैसे करें ग्राम पंचायत तक, तो उसका नाम इन्होंने राजनेट दिया गया है। इससे ऊपर जो राजमेघ था वो एक क्लाउड स्टोरेज के ऊपर बेस है। इसके ऊपर डेटा सेंटर है, जो कि आपको 100 MBPS डेडिकेटेड कनेक्टिविटी और वेबसाइट पोर्टल आपको प्रोवाइड कराता है। इसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट आता है राजधारा, जो कि आपका एक GISS TSS यानी राजस्थान धारा का मतलब जो होता है, वो आपको सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया गया एक राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था होता है, जो कि एक सीमलेस जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसकी एक एप्लीकेशन भी है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी आपके आसपास में जो भी आपके सरकारी विभाग संगठन है, उनकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद में आता है राज्य सेवा द्वार, जो कि आपके सभी राज्यों के लिए संपर्क स्थापित करने वाला सभी राष्ट्रीय, राज्य और निजी एप्लीकेशन सिस्टम को एक और इंटीग्रेटेड करने वाला गेटवे होता है, जिसका नाम इन्होंने राजस्थान सेवा द्वार दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है राजस्थान एकल साइन ऑन और पोर्टल, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में SSOID। यानी SSOID एक व्यक्ति, एक पहचान राज्य के हर नागरिक के लिए मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज होता है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि SSOID क्या होती है। इसके बाद में आता है राज्य ई वॉल्ट, जो कि एक वॉल्ट की तरह काम करता है, जिसके सेवा पर लेने पर दस्तावेजों और हल्फनामों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। राज्य ई वॉल्ट के ऊपर आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको स्कैन करके उनको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं, जो कि आप राज ई वॉल्ट के जरिए कर सकते हैं, जिसे हम एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है राज ई साइन, जो कि कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली के काम में यहाँ पर आता है। इसके बाद में आता है राज AEM, जो कि एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म के तौर पे होता है। ऐसे ही आता है RAAS, जो कि GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली के काम में आता है। ये जो टेबल आपको दे रखी है और जो अभी हमने आपको टेबल के बारे में बताया, ये सभी जो सेवाएं हैं जो कि ई गवर्नेंस राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही है, जिनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर समरी के तौर पर दे रखा है। अभी जो भी आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर के अंदर होगा, तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो अब आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ई मित्र के बारे में जान लेते हैं कि ई मित्र क्या होता है। तो ई मित्र के बारे में ज़्यादा जानकारी तो आपको लोगों को पता ही है कि ई मित्र क्या होता है। तो ई मित्र राजस्थान सरकार ने वर्ष 2004 में स्टार्ट किया गया था, जो कि ई गवर्नेंस के लिए ई मित्र प्लेटफॉर्म की स्थापना की थी। अब इसके अंदर हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं खाली वही डिस्कस करेंगे, तो वो आपको ध्यान रखनी है।
वर्तमान में राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ई मित्र के माध्यम से 250 से अधिक G2C यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर और बिजनेस टू कंज्यूमर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ई मित्र G2C और B2C सेवाएं उपलब्ध कराता है। और ई मित्र कियोस्क सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाए जा रहे हैं, यानी हर कोई इसको चलाने में सक्षम है। ई मित्र को शुरू करने के उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों की सेवाएं मिल जाए, महिलाओं को व्यावसायिक अपॉर्चुनिटी मिल सके, जमीनी स्तर पर लोगों के रोजगार को अवसर मिल सके, सेवाओं को समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करना, किसी भी समय कहीं भी सेवा पर ई मित्र प्लेटफॉर्म पर आप उपलब्ध है ताकि आप उससे आपके पैसे और समय की बचत हो सके। इसके बारे में नेक्स्ट दे रखा है एसओसो के माध्यम से सेवाओं की सूची, कि आप अगर एसओसो आईडी बनाते हैं तो उसके ऊपर आप क्या क्या चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने दे रखा है गवर्नमेंट टू कस्टमर, यानी आप डायरेक्ट क्या क्या मतलब गवर्नमेंट से क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, वाणिज्य कर विभाग आरटीएस सेवाओं के ऑनलाइन जमा और शुल्क जमा करा सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण, यानी आप ऑनलाइन आवेदन का पत्र और फीस जमा करा सकते हैं। मनरेगा का कोई भी नया पंजीकरण, नौकरी जो भी कार्ड है वो बना सकते हैं। नगर निगम में अगर कोई भी शुल्क देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। पंचायती राज डिजिटल हस्ताक्षरता, जो भी आपको करना हो वो आप कर सकते हैं। तो ये सभी जो कैटेगरीज जो मैंने अभी आपको बताई है, जो यहाँ पर दे रखी है, वह सभी आपकी गवर्नमेंट टू कस्टमर आती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब आता है बिजनेस टू कस्टमर, कि हम कैसे पहचानें कि बिजनेस टू कस्टमर। तो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, MTS का बिल भुगतान अगर आप करते हैं तो वह एक बिज़नेस पे आप करते हैं, यानी अगर आपको कोई भी पेमेंट, बिल, रिचार्ज वगैरह करना हो तो वह आप बिज़नेस के तौर पर उस कंपनी को करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं है। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये एक प्राइवेट बिजनेस कंपनीज़ हैं। अब आपको दे रखा है यहाँ पर ICICI कोई भी लाइफ इंश्योरेंस जमा करा सकते हैं, LIC का प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज वगैरह, DTH रिचार्ज, अमेज़न ऑनलाइन बाज़ार, डॉक्टर सेवाओं का, LED बल्ब का वितरण, ये सभी चीज़ें जो है वो आपकी बिज़नेस टू कस्टमर के अंतर्गत आती है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बिज़नेस से कस्टमर का क्या लिंक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रॉम होम। एक नागरिक अपने SSO ID पर लॉगिन कर राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के लिए ई मित्र पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इसके बारे में हम जान चुके हैं, जो कि आपको SSO पोर्टल पर आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। इसके बाद में आता है राजस्थान संपर्क। अभी इसके बारे में हमने डिस्कस करा था कि राजस्थान संपर्क क्या होती है, तो इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको अब मिल जाएगी। तो राजस्थान संपर्क ऐप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ पर बस आपको यह दिखना है कि राजस्थान संपर्क एक शिकायत निवारण के काम में आता है, जिसके जरिए हम गवर्नमेंट में अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर राजस्थान संपर्क के जरिए आप कोई भी शिकायत का निवारण भी कर सकते हैं। और ये एक पारदर्शी तरीके से होता है, ताकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें आप नागरिक को कॉल सेंटर, वेब पोर्टल और वीडियो संपर्क सुविधा के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान आप प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिसकी जानकारी आपको बिल्कुल मिल जाती है। तो राजस्थान संपर्क को राज्य भर में जून 2014 में लॉन्च किया गया था, जो कि सभी सरकारी विभाग, स्वायत्त संगठन और शैक्षणिक संस्थान शामिल किए गए हैं, जिसका आपको ऑनलाइन अगर आप सर्च मारेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि राजस्थान संपर्क आम लोगों, नागरिकों के लिए बनाया गया है, जिनकी कोई भी शिकायत हो वह इस पोर्टल के जरिए पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर दे रखा है कि निवासियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकूल है, सरकारी अधिकारियों को वास्तविक व समय सूचना के लिए, सरकार में फाइलों के मानवीय निस्तारण में कमी के लिए, तेजी से और वास्तविक समय में अंतर विभागीय आंकड़ों को आदान प्रदान किया जा सके, निवासियों को शिकायत पे अप टू डेट रखना। अब यहाँ सभी इसके पॉइंट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जो मेन पॉइंट है कि प्रमुख लाभ क्या है इसके, अगर हम संपर्क करते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिशनल सिस्टम में अपनी शिकायत सुलझाने के लिए व्यक्ति को संबंधित अधिकारी से मिलना और कागज पर अनुरोध करना होता है। इस प्रक्रिया में समस्या और मुद्दों को हल करने के लिए न केवल समय और न ही धन एफर्ट की बर्बादी होती है, लेकिन व्यक्ति को खुद भी उपस्थित होना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके राजस्थान संपर्क राज्य के निवासियों अधिकारियों के द्वारा शिकायत निवारण पर खर्च किए गए समय व श्रम को बचत करने का प्रयास करती है। यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, खाली राजस्थान ऐप पर जाना है और वहाँ पर अपनी शिकायत को देना है। तो शिकायत निराकरण के लिए पहले कोई भी परिभाषित एस्केलेशन मैट्रिक्स अस्तित्व में नहीं थी और इसे परिमाण स्वरूप अनुचित पेंडेंसी बनी रहती थी।
तो वेब आधारित पोर्टल में प्रणाली में आप सभी जानकारी अपने कि किस तरीके से आपको किसकी शिकायत कहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है, कि आप अपनी शिकायत को ट्रैक करके रख सकते हैं। शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेजों को इस वेब पोर्टल पर ही रखा जाता है ताकि दस्तावेज को गुमन से बचाया जा सके। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र, यानी इसके कुछ पॉइंट्स है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपनी जो भी आप शिकायत देना चाहते हैं, फिर आपका मॉडरेशन होगा, फिर आपने जो भी कंप्लेन करी है उसका लोकेशन होता है कि वह किस डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर उसका निराकरण होगा कि अगर आपका समस्या का समाधान हो जाता है तो आपकी समस्या का निराकरण होगा, फिर उसके बाद में आपको सबसे मेन बात यहाँ पर वेरिफिकेशन भी होता है कि आप अपनी शिकायत से संतुष्ट हैं या फिर नहीं। तो इन 5 जो मॉड्यूल इन्होंने बना रखे हैं राजस्थान संपर्क के अंदर, या अगर आप कोई भी शिकायत करते हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो इन्हीं के ज़रिए ही सॉल्व आउट होती है। तो यहाँ पर आप इनको पढ़ लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये चीज़ें कि आप अगर आपको कोई भी शिकायत करनी हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, तो वो आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आप राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, वेब पोर्टल पर जाकर डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, ई मित्र पर जाकर कर सकते हैं, या फिर कोई भी IT सेंटर पर जाकर कर सकते हैं, या फिर कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर से भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको निवासी का सिस्टम द्वारा एक शिकायत ID आपको ज़रूर दी जाएगी, जिसको भविष्य में शिकायत को ट्रैक करने व आपको इसके बारे में जान सकते हैं कि हमारी जो भी कंप्लेन है वह अभी तक कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। तो अभी इसके बारे में हमने आपको बता दिया। मॉडरेशन, आप अपनी शिकायत का पता लगा सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स जो हैं, और एलोकेशन की किस डिपार्टमेंट में वह जाएगी और किस तरीके से उसका निराकरण होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। लास्ट में इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है सत्यापन, कि आपका जो भी सुनिश्चित किया जाएगा और आपके बारे में जाना भी जाएगा कि आप इस वेब मतलब आपकी जो शिकायत है, जो निराकरण हुआ है, आप उससे संतुष्ट हैं या फिर नहीं। इसके बाद में आता है आपका नया टॉपिक जो कि आपका है EPDS, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, जो कि ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना गया है। अब इसमें आपको बहुत एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपको पूरा नाम याद रखना है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि एक खाद्य की कमी से निपटने के लिए किया गया है। इसके द्वारा समाज के गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। बस आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। EPDS एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि गरीब लोगों के लिए बनाया गया है, जहाँ पर कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। तो EPDS केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है और ये गरीब उन्मूलन के लिए किए जाने वाले कार्यों का एक हिस्सा भी है। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है कि यहाँ आपको नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ। इससे लगभग 4 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकान फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से करीब 16 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको फुल फॉर्म यहाँ पर याद रखना है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि लाभ आप कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ पर दे रखा है, केंद्र और राज्य एक व्यापारिक प्रक्रिया के माध्यम से BPL परिवारों को पहचान करते हैं और सरकार APL परिवारों की पहचान नहीं करती है। इसलिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार को भी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। कि केंद्र और राज्य को अनाज का आवंटन केंद्रीय स्टॉक्स में अनाज की उपलब्धता और राज्य द्वारा पिछले 3 वर्षों में खरीदे गए औसत अनाज पर निर्भर करता है। इस लाभ के तहत आपको मिलने वाली सुविधा जो कि गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल होता है। अब यहाँ पर आपको एक फुल फॉर्म भी याद रखनी है कि फेयर प्राइस शॉप राशन की दुकान है, जो कि उचित मूल्य की दुकानों FPS फेयर प्राइस शॉप को राशन की दुकान भी कहा जाता है। इन केंद्रों में उपभोक्ता को राशन कार्ड के आधार पर अनाज दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। अब यहाँ पर गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये दे रखी है, राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर यानी APL अबव पॉवर्टी लाइन और गरीबी रेखा से नीचे वालों को BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन और अत्यंत परिवार के लिए विशेष राशन कार्ड यानी यूनिक राशन कार्ड जारी करती है। ठीक है। अब इसके बाद में दे रखा है ई मित्र पर राशन कार्ड आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेबसाइट दे रखी है जिसके जरिए आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज दे रखे हैं कि मतदाता का पहचान पत्र, 1-2 रुपये का मूल्य और कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जो कि इतने खास नहीं है। बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि EPDS होता क्या है और ये क्या वर्क करने के काम में आता है। इसके बाद में अभी हमने पढ़ा था, तीसरा पॉइंट अब आता है आपके सामने राजधारा, जो कि आपका एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो कि आपको एक GIS डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राजधारा का उद्देश्य ओपन, यहाँ पर ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रूमेंट ओपन दे रखा है।
मानकों पर आधारित एक भूपटल को विकसित करना है, जिसका द्वारा आप एक बिल्कुल एक वितरण नियमित सुधार के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर इतना खास नहीं है, यहाँ पर आपको बस यहाँ पर जो आपको समरी के अंदर बताया गया था आप खाली वो भी याद करके रख सकते हैं। और यहाँ पर और अच्छे से दे रखा है कि राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक समारोह को हेरिटेज चित्रणों, मतलब एक तरीके से मैप की तरह यहाँ पर आपको एक इसकी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको कोई भी इमारत के बारे में जानकारी, कोई भी कॉलोनी के बारे में जानकारी या फिर कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के बारे में जानकारी आप उस ऐप के ज़रिए डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राज्य जो आपकी धरा ऐप है इसके अंदर आपको मिल जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 वो कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें। और चैप्टर नंबर 8 अगर आप चाहते हैं चैप्टर नंबर 8 का वीडियो बनावें तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, हम आपके लिए चैप्टर नंबर 8 का वीडियो भी जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।